हमारी अर्थव्यवस्था कक्षा 10 तीसरा जो पाठ है मुद्रा बचत व शाख प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक युग को प्रगति का श्रेय डैश को ही है, उत्तर दे। तो वह मुद्रा है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है जीवन शक्ति। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास का इतिहास है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली क्या कहलाती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और छठा प्रश्न है, मुद्रा विनिमय का डैश है, माध्यम है। सातवां प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया? सरल हो गया। आप लोग भी एटीएम का यूज करते हैं, उसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कह रहे हैं। तो आठवां है, मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। और नौवां प्रश्न है, आय अथवा उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। और 10वां प्रश्न है, साख का आधार है विश्वास। आप कहीं भी उधार लेते हैं तो अपने साख पर मतलब अपने विश्वास करते हैं उस पर, तो उधार वो दे देता है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। दूसरे शब्दों में, बिना मुद्रा के किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उदाहरण के लिए, सब्जी से चावल बदलना, गेहूं से कपड़ा बदलना आदि। मौद्रिक प्रणाली क्या है? दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो वैसी प्रणाली जिसमें किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। जिसमें व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और उन मुद्राओं से आवश्यकताएं अपनी पूरी करता है। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा देना है। तो मुद्रा धातु अथवा कागज का बना वस्तु है जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है और वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। अर्थात अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी जो इस प्रकार से है। होटल विल्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। चौथा प्रश्न है, एटीएम क्या है? तो आर्थिक विकास के युग में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कहते हैं। इसका स्वचालित टेलर मशीन के तरह एक ऑटोमेटिक मशीन होता है, उसमें आप उस कार्ड को डालिएगा, पैसा निकल जाता है। इस मशीन में 24 घंटे रुपया निकालने और जमा करने की सेवा प्रदान करती है। भारत के सभी बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि ने अपने ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान कर दी है कि एटीएम से आप पैसा कैश डेबिट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड में एक गुप्त पिन नंबर होता है जो 4 डिजिट का होता है,
जिसकी सहायता से आप ATH कार्ड को मशीन में डालकर रुपया निकाल सकते हैं। 5वां प्रश्न है क्रेडिट कार्ड मतलब साख पत्र क्या है। तो प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है जिसको हम क्रेडिट कार्ड के रूप में जानते हैं। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में टॉपर, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित की गई राशि के अंदर तक वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तब भी आप क्रेडिट कार्ड से उधार 3 महीने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड स्कोर नहीं होता है तो आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। 6ठा प्रश्न है बचत क्या है। तो समाज की कुल आय को वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है चालू वस्तु और दूसरा है टिकाऊ वस्तु। वैसी वस्तु जिसको हम क्षणिक या तत्कालीन उपयोग करते हैं उसे चालू वस्तु कहते हैं, और वैसी वस्तु जिसका उपयोग उत्पादन कार्य में होता है टिकाऊ वस्तु कहलाता है। तो कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किए जाता है उसे उपभोग कहते हैं, तथा कुल आय का वह भाग टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे हम बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। सूत्र बचत, आय, उपयोग बचत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नगद बचत और एक होता है वस्तु संचय। तो वस्तु आय का वह भाग जो किसी भी प्रकार की वस्तु और व्यय नहीं किया जाता है उसे हम संचय या नगद बचत कहते हैं, जबकि वस्तु संचय और विनिमय कहा जाता है। जैसे क्राउंथ के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का एक भाग है वह जहां उपभोग की वस्तुओं का व्यय नहीं किया जाता है। 7वां प्रश्न है साख क्या है। 7वां प्रश्न है साख क्या है। तो उत्तर लिखेंगे साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। किसी व्यक्ति की साख उतनी ही अच्छी होती है जितना अधिक उन पर विश्वास या भरोसा किया जाता है। अर्थशास्त्र में साखत का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान की क्षमता, विश्वास होना। जैसे आप किसी भी दुकान से लेते हैं कोई सामान तो उधार ले लेते हैं और बिहान दे देंगे पैसा, कहते हैं ना, तो ये क्या है, साख है। इसी विश्वास के आधार पर कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। प्रोफेसर जिट के अनुसार साख एक ऐसी विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के द्वारा भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणदाता और वह होता है ऋण लेने वाला। तो ऋणदाता ऋण को एक निश्चित अवधि के लिए कुछ वस्तु या धन उधार देता है और अवधि समाप्त होने के बाद वस्तु या धन ब्याज सहित लौटाने का ऋणी वादा करता है और वह ऋण उधार के रूप में लौटा देता है। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालना है। तो वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था। उदाहरण के लिए चावल से कपड़ा बदलता था, सब्जी से तेल। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाई थी। तो पहला था आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख कठिनाई थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ होता है किसी एक भी ज़रूरत दूसरे के ज़रूरत से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा संयोग होता है हमेशा नहीं, जिससे विनिमय में काफ़ी कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए राम के पास जूते हैं और उसे कपड़े की आवश्यकता है। जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास कपड़ा हो और वह कपड़े के बदले जूता लेने को तैयार हो।
दूसरा है मूल्य के समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई थी मूल्य के मापन का अभाव। ऐसी कोई सर्वमान्य माप नहीं था जिससे अभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ठीक से मापा जा सके। उदाहरण के लिए एक सेर गेहूं के बदले में कितना तेल दिया जाए, एक गाय के बदले में कितनी बकरी दी जाए इत्यादि। तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। इस प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तु के संचय को असुविधा थी। कुछ ऐसे वस्तु भी होते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे स्थिति शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तु में मछली, फल, सब्जी इत्यादि को लंबे समय तक संचय करने में कठिनाई थी। चौथा है सह विभाजन का अभाव। और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जाता है, जिनका विभाजन करने से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई उस वक्त होती थी जब किसी ऐसे वस्तु को बदलने में 3-4 वस्तु चाहिए जिनमें विभाजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए राम के पास एक गाय है जिसके बदले में उसे 3-4 वस्तु लेनी है और वह अलग अलग व्यक्ति के पास थी और गाय के 3-4 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गाय उपयोगिता नष्ट हो सकती है। पांचवा है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। इस प्रणाली को उधार देन की कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए राम के पास एक गाय थी जिसे मोहन ने 1 वर्ष के लिए उधार पर लिया और 1 वर्ष बाद गाय राम को लौटा दी। लेकिन इस 1 वर्ष के अंदर मोहन ने गाय का दूध तथा उसे गोबर का उपयोग किया। इस तरह प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता था जबकि उधार लेने वाले को फायदा होता था। और छठा है मूल्य स्थानांतरण की समस्या पर इस प्रणाली में कठिनाई होती थी। अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था तो उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि इसे बेचने से कठिनाई होती थी। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालना है। मुद्रा धातु या कागज की बनी हुई वस्तु है जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराती है और वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान सुविधा उपलब्ध कराती है। मुद्रा के कार्य निम्नलिखित होते हैं। विनिमय का माध्यम मुद्रा है, एक साधन है। यह क्रय विक्रय दोनों के माध्यम से कार्य करता है। मुद्रा के आविष्कार के दोहरे संयोग के अभाव में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। आज के समय में लोग अपनी वस्तु सेवा बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त करते हैं और मुद्रा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु सेवाएं खरीदते हैं। चूँकि मुद्रा को हम विधिग्राह्य होते हैं इसीलिए उसे स्वीकार करते हैं, कठिनाई नहीं होती है। दूसरा है मूल्य का मापन। वस्तु मुद्रा का मापन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु का सही तौर पर मूल्यांकन संभव नहीं है, लेकिन मुद्रा के आविष्कार से जब वस्तुओं का मूल्यांकन आसान हो गया, वस्तु के मूल्य को मापने के लिए मापदंड मुद्रा बनाया गया। मुद्रा के आविष्कार से विनिमय का कार्य आसान हो गया, क्योंकि बिना मुद्रा के विनिमय का कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता था। तीसरा है विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में अधिक से आर्थिक कार्य उधार होता है और इसका भुगतान बाद में होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान में सुविधा होती है। उदाहरण के लिए मोहन ने सोहन को 2 साल पहले 500 रुपया उधार पर लिया और 2 साल के बाद मोहन सोहन को 500 रुपये में वापस कर दिया। इस तरह मुद्रा के ऋण के भुगतान तथा विलंबित भुगतान आसान हो गया। छठा है मूल्य का संचय। मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अपनी भविष्य के लिए कुछ बचा रखता है। मुद्रा यह गुण और विशेषता पाई जाती है कि इसे संचित या जमा करके रखा जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करने में कठिनाई होती है। वस्तुओं के सड़ गल जाने से नष्ट हो जाने का डर लगा रहता है, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा का एक आवश्यक कार्य है। कार्य शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा के आविष्कार आर्थिक क्षेत्रों के साथ विनिमय के लिए विस्तार वस्तुओं का क्रय विक्रय दूर करता है। इस कारण शांति को एक साथ के लिए हस्तांतरण आवश्यक है। मुद्रा समान स्वीकृति है। मुद्रा
के ही रूप धन का लेन देन होता है, अतः मुद्रा माध्यम में क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करता है। छठा है साख का आधार। वर्तमान में समय में मुद्रा साख का आधार पर कार्य करता है। साख पात्रों को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। साख पत्र, चेक, ड्राफ्ट, हुडली आदि का प्रचलन बिना मुद्रा के नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। व्यावसायिक बैंक भी साख का सृजन नगद कोष के आधार पर ही कर सकता है। नगद कोष के कोष में कमी होने पर साख की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालना है। तो मुद्रा धातु का बना अथवा कागज का बना वस्तु है जो हमारे दिनचर्या कार्य को क्या करता है, आसान कर देता है। यह आसान आदान। तीसरा प्रश्न है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा धातु का बना अथवा कागज का बना वस्तु है जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। मुद्रा के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं। वस्तु विनिमय। इस प्रणाली में वस्तु के लेन देन होता है। उदाहरण के लिए सब्जी से चावल बदलना, गेहूं से तेल बदलना। दूसरा है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य के लिए चुना लिया जाता था। अलग अलग युग में अलग अलग वस्तु को मुद्रा के रूप में चुना गया, जैसे शिकारी युग में खाल या चमड़ी, पशुपालक युग में बकरी और कृषि युग में अनाज, गेहूं आदि मुद्रा के रूप में चुने गए। तीसरा है धात्विक मुद्रा। तो धात्विक मुद्रा हो जाएगा वस्तुओं के द्वारा विनिमय करने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता है। वैसी मुद्रा जो पीतल और तांबे इत्यादि धातुओं से बने होते हैं धात्विक मुद्रा कहलाते हैं। चौथा है सिक्का। धातु मुद्रा के प्रयोग में कठिनाई होने पर सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। यह सिक्का सोना चांदी आदि से बना होता था और देश की सरकार की उस पर मुहर होता था। अब हम लोग पांचवा पढ़ेंगे पत्र मुद्रा। सिक्के के उपयोग में कठिनाई होने लगी, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असुविधा हुई, इसीलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा कागज का जो नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है और 2 रुपये या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, RBI द्वारा चलाए जाते हैं। छठा है साख मुद्रा। आधुनिक समय में साख मुद्रा का उपयोग होने लगा है। चेक, हुडली आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं, इन्हें साख मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में साख पत्रों का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है साख पत्र क्या है। कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालना है। तो साख पत्र का अर्थ है वैसी साधन जिसका उपयोग साख या मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख मुद्रा या ऋण आदान प्रदान साख पत्र के आधार पर होता है। साख पत्र वस्तु व सेवाओं के क्रय विक्रय विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। साख पत्र मुद्रा के तरह ही कार्य करती है, लेकिन मुद्रा और साख पत्रों में एक अंतर है। मुद्रा कानूनी होती है जबकि साख पत्रों में कानूनी मान्यताएं नहीं होती है, इसीलिए इसे लेन देन के कार्य में साख पत्रों को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रमुख साख पत्र इस प्रकार से हैं: चेक, विनिमय, बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुडली, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। पांचवा प्रश्न है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे
वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधाएं आदान प्रदान की स्थिति संभव हुई। प्रसिद्ध विद्वान क्राउथ के अनुसार जिस तरह यंत्र शास्त्र और चक्र विज्ञान के अग्नि और राजनीति के मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन की मुद्रा का है। अतः मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण है। मुद्रा के कारण अनेक फायदे हैं। पहला है, मुद्रा से क्रय विक्रय अर्थात विनिमय का कार्य आसान हो गया। दूसरा है, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्य आसमान हो गया। तीसरा है, मुद्रा के द्वारा उधार लेना देना आसान हो गया। चौथा है, मुद्रा का संचय करना संभव है, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इसे रखना संभव है। पांचवा, मुद्रा के कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित करने की सुविधा। और छठा है, मुद्रा के कारण साख के आधार पर कार्य करना संभव हुआ। मुद्रा से उपभोक्ताओं की अपनी इच्छा वस्तु